दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रिजर्वेशन एज राइट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। क्या आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं? आरक्षण पर बहस ने एक बार फिर तब जोर पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट का यह निर्णय तब आया है जब गाहे बगाहे आरक्षण की प्रासंगिकता पर बहस चलती रहती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया है। यह विवाद उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद के लिए SC/ST समुदाय को पदोन्नति में आरक्षण देने से जुड़ा है और इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अनदेखी की गई थी। लिहाजा सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के निर्णय को अप्रैल 2019 में खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। अब जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि कोर्ट राज्य सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि आरक्षण के मुद्दे पर संविधान क्या कहता है। सवाल यह भी है कि क्या कोर्ट की यह टिप्पणी अनोखी है या पहले भी ऐसा कहा गया है। लोगों में इस बात को लेकर भी चिंता है कि अगर सरकारों के लिए आरक्षण बाध्यकारी नहीं होगा तो समाज में समानता लाने की कवायद का क्या होगा। फिर यह सवाल भी बेहद अहम है कि कोर्ट के इस फैसले के क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आरक्षण को लेकर संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों 15 और 16 में आरक्षण के लिए विशेष उपबंध का जिक्र है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो यह मूलतः धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16(4)A के मुताबिक राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आइए अब यह जानते हैं कि कोर्ट का क्या कहना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के प्रावधान राज्य को SC/ST एक्ट के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। लिहाजा कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण किसी भी वर्ग विशेष का मौलिक अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक आरक्षण का उपबंध भले ही मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों में हो, लेकिन यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है और इसके लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक सरकारें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहती हैं तो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता संबंधी मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण आरक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद आरक्षण को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। आरक्षण की प्रासंगिकता पर लोग फिर से सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में भी तर्क गढ़े जा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। यह कोई छुपी बात नहीं है कि भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं।
वर्ग विशेष को उनकी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से कई अन्यायों का सामना करना पड़ता है। इससे समाज में असमानता की खाई सदियों से चौड़ी होती चली गई। असमानता की इस खाई ने शिक्षा और नौकरियों में वर्ग विशेष की पहुंच को मुश्किल बना दिया। लिहाजा सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में इनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक भेदभाव एक सरकारी नीति होती है जिसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के मकसद से अपनाया जाता है ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामान्यतः इसका अर्थ रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में समाज के हाशिए के वर्गों को प्राथमिकता देने से होता है। हालांकि आरक्षण के कारण विभिन्न स्तरों पर SC/ST समुदाय के प्रतिनिधित्व में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन वरिष्ठ स्तरों पर अब भी इस समुदाय का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार निदेशक और उससे ऊपर के रैंक में 747 अधिकारी थे, जिनमें 85 सचिव, 70 अतिरिक्त सचिव, 293 संयुक्त सचिव और 299 निदेशक शामिल हैं। इनमें केवल 60 अधिकारी यानी लगभग 8% अनुसूचित जाति के हैं और 24 यानी लगभग 3% अनुसूचित जनजातियों के हैं। सचिव स्तर पर केवल 2 अधिकारी SC और ST श्रेणी के हैं, जो कि कुल पद का 2.35% है। 4 SC और 2 ST अधिकारी अतिरिक्त सचिव, 21 ST और 7 ST अधिकारी संयुक्त सचिव के पद पर और 33 SC और 13 ST अधिकारी निदेशक स्तर के पदों पर हैं। लिहाजा पदोन्नति में आरक्षण को बनाए रखने का तर्क दिया जा रहा है। वहीं आलोचकों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, लेकिन पदोन्नति में इसे लागू करने से यह विपरीत कार्य करता है और पहले के समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। रोजगार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव की समाप्ति को सुनिश्चित नहीं करता, इसलिए इसे पिछड़ेपन के आकलन हेतु एकमात्र साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ आलोचकों का मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मेरिट आधारित आरक्षण का समर्थन करते हैं, जबकि वर्ग आधारित आरक्षण की मुखालिफत करते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। पदोन्नति में आरक्षण देने वाले कर्नाटक के कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और 2019 में कोर्ट ने कानून को बरकरार रखा था। इस मामले में यह बात सामने आई कि इस तरह के आरक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार 45 वर्ष की आयु तक वरिष्ठता के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है, जबकि एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार वहां 56 वर्ष की आयु में पहुंच सकता है। कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को अगर यह लगता है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए तो इसकी तार्किकता के लिए डेटा एकत्र करने की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो यह कामकाज का एक अपारदर्शी रूप है और यह सही भावना भी नहीं है, क्योंकि जनता को यह कभी पता नहीं चलेगा कि अनुच्छेद 16(4)(a) के वादों को खारिज करते हुए राज्य सरकार ने किस डेटा का उपयोग किया था। इसी तरह यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने पहले ही पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा है और अब 2 जजों की पीठ ने इसे खारिज कर दिया है। दरअसल अदालत ने पदोन्नति में आरक्षण पर M नागराज मामले से इतर अपनी बात कही। इस मामले में आए फैसले के मुताबिक सरकार को ऐसे डेटा दिखाने थे जो यह बताए कि SC/ST वास्तव में पिछड़े थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में इसे पलट दिया। फैसला सुनाया कि एक बार विभिन्न जाति समूहों को SC/ST के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से इसमें निहित है कि वे पिछड़े थे। सरकार को यह दिखाना होगा कि एक बार पदोन्नति में आरक्षण हो जाने के बाद यह सरकारी प्रशासन में दक्षता को प्रभावित नहीं करेगा। प्रशासन की दक्षता पर एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसको एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। जबकि अनुच्छेद 335 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक तरफा दक्षता की अवधारणा को मुक्त करना जरूरी है। बहरहाल यह देखने की जरूरत है कि आरक्षण भारत में सदैव ही एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और समय समय पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं। विशेषज्ञों ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि आरक्षण का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक स्तर पर समानता लाना नहीं था,
बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर समानता लाना था। सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अस्पष्टता से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। इस व्यापक कानून के माध्यम से मौजूदा अस्पष्ट विषयों जैसे दक्षता का अपरिभाषित मापदंड और पिछड़ेपन के मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव आदि पहचानने और परखने की जरूरत है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में बताइए कि आरक्षण व्यवस्था को सरकार पर बाध्यकारी बनाना कितना उचित है।